गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को सुप्रभात सभी को। मैं आनंद गुप्ता आज लेके आया हूँ लेक्चर 3। आपको हीट और टेम्परेचर का तापमान और टेम्परेचर में लेक्चर 3 पे आज बात करेंगे हम लोग बहुत बखूबी से। ये लेक्चर 3 क्या कहता है, तो बहुत टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया। तापमान क्या होता है, ठीक है, तापांतर किसे कहते हैं, ठीक है, ताप में बहुत चीज़ों को जाना। टेम्परेचर स्केल को समझा हम लोगों ने। तापमान में टेम्परेचर स्केल क्या होता है, यूनिट सीखी कि हमारा ऊष्मा की क्या क्या यूनिट होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ना उसको चेंज किया जा सकता है ना बदला जा सकता है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हीट कैन बी नेदर बी चेंज नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब लॉजिक है यार, लॉजिक है इस चैप्टर के अंदर। जान है, क्या जान है, जब तक जान लगा देंगे एकदम हलवा है कि आपको समझना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आ रही है तो आप कृपया करके मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट में बताएं, शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। पहले अगर जिसने नहीं किया तो चैनल को न्यू हो तो पहले बिल सब्सक्राइब करके शेयर कर लें। आपको एकदम लेक्चर 1, 2, 3 से एकदम ऊष्मा एकदम अच्छे से आ जाएगा और आपको कहीं से भी अलग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एकदम यह 110% कह सकता हूँ, आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा भाई, कहते हैं लोग कि एक जो पढ़ाने का तरीका है सबका अलग अलग होता है, नेचर, और मेरा अलग नेचर है। तो नेचुरल चीज़ जो अपने अंदर जो होती है, आपके अंदर जो नेचुरल क्वालिटी है, आप अपने हिसाब से किसी चीज़ को पढ़ रहे हो। आपका फ्रेंड जो है इसके अंदर जो नेचुरल क्वालिटी है वो कुछ उस हिसाब से उस पढ़ाई को कर रहा होगा। तो सबसे जेन्युइन चीज़ है कि आप जो पढ़ रहे हो वो एकदम स्टैंडर्ड वे में पढ़ रहे हो, गलत नहीं पढ़ रहे हो, सही चीज़ें आपको कंटेंट मिल रही हैं। तो यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपको जो कंटेंट दें वो एकदम प्योर रहे, कहीं से उसमें दिक्कत ना हो। अच्छा फ्रेंड, आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है, उस पर हम लोग पहले आ जाते हैं कि क्या टॉपिक आज है। क्या आज का टॉपिक बेटा, पहला टॉपिक मैंने लिख रखा है, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता किसे कहते हैं। क्या टॉपिक का नाम है विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहा जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहा जाता है, देखिएगा, किसी पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन परिवर्तन करने के लिए ऊष्मा की मात्रा, जितनी ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ को दी जाती है वही उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कहलाती है। देखिएगा क्या है, किसी पदार्थ को, मान लीजिए इस पदार्थ है मेरे पास, इस पदार्थ के तापमान, मान लीजिए लोहे का पेन है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये की रिंग है बेटा, मैं आपको समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये चाबी का छल्ला है, तो ये चाबी के छल्ले के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, जो बाहर से हम उसमें आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो दे रहे हैं, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कहलाती है, ठीक है। और इसे हम मात्रक, इसका मात्रक किलो जूल पर केजी सेंटीग्रेड होता है। क्या इसका मात्रक होता है, किलो जूल पर केजी सेंटीग्रेड होता है। अब इसमें देखिए, ये वाटर के लिए, पानी के लिए विशिष्ट हमारा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता पानी के लिए होती है 4.187, हमने लिख रखा है। पानी के लिए 1.487, स्टील के लिए 0.494 स्टील के लिए, कॉपर के लिए 0.385, कॉपर के लिए 0.385। एयर, हवा जो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर होती है तो एक बार, हवा जो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है उसके लिए 1 बार, और अमोनिया के लिए NH3 के लिए 22 होती है, तो 22 किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसी पदार्थ के तापमान में, जब किसी पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, मैं उसमें परिवर्तन करने के लिए
जो आवश्यक ऊष्मा प्रदान की जाती है वो उस पदार्थ की विशिष्ट, उस पदार्थ की क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो बेटा आप लोग को अच्छे से ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो देखेंगे तो वो उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहला रही थी। अब आते हैं बेटा विशिष्ट ऊष्मा के बाद आती है क्वांटिटी ऑफ हीट, ऊष्मा धारिता किसे कहते हैं, पदार्थ की ऊष्मा की मात्रा, ठीक है, ऊष्मा की मात्रा। ऊष्मा की मात्रा किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का 1 किलोग्राम, मान लेते हैं 1 ग्राम द्रव्यमान तथा उसको दी गई विशिष्ट ऊष्मा तथा उसके तापांतर का गुणनफल उस पदार्थ का क्या कहलाता है, ऊष्मा की मात्रा कहलाता है। बस इतना याद रखोगे, किसी पदार्थ की ऊष्मा की मात्रा बराबर किलोग्राम, ठीक है, किसी पदार्थ की ऊष्मा की मात्रा बराबर क्या होती है, ms डेल्टा टी होती है। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, किसी पदार्थ की क्वांटिटी ऑफ हीट, किसी ऊष्मा की मात्रा बराबर ms डेल्टा टी क्या होता है, द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा गुणे तापांतर, द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा गुणे तापांतर। ये बस इतना कर लो, आपको पेपर में ये आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, इसके ऊपर सॉल्व करके दिखाएंगे। थर्मल धारिता, ऊष्मा धारिता किसे कहते हैं, तो देखिए जो डेल्टा टी अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, किसी भी चीज के लिए जो ऊष्मा हमारी जो दी गई ऊष्मा जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो बेटा बहुत आसान चीज है, मैंने पहला जो बताया कि ऊष्मा की मात्रा का डिफिनेशन बताओ, तो तुम कहते हो ऊष्मा की मात्रा बराबर ms डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा टी टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, तापों का अंतर होता है, T2 - T1 गर्म से ठंडे की ओर, ठीक है, या T1 - T2 हॉट टू कूल की तरफ, ठीक, और m द्रव्यमान है जिसको ग्राम में लिख सकते हो, किलोग्राम में लिख सकते हो, और s स्पेसिफिक हीट ऑफ विशिष्ट ऊष्मा है, ठीक। यहाँ तक ये क्लियर हो गया बात। अब आ जाते हैं किस पे, बात आती है ऊष्मा धारिता। ऊष्मा धारिता जो होती है इसमें तापांतर छुपा रहता है, तो तापांतर जब छुपा रहता है तो Q बराबर ms, ठीक है, Q बराबर द्रव्यमान इंटू S का मतलब विशिष्ट ऊष्मा, तो Q बराबर ms हमारा हो गया। तो ये कैलोरी डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब कैलोरी डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अच्छा भाई, अब हमने ये 2 चीजें पढ़ ली। अब देखिएगा इन 2 चीजों को पढ़ने के बाद मैं आपको बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें आपको मजा आ जाएगा। अब देखो यार, ना मजा है तो भी बताना, हाँ, बहुत मजे से पढ़ रहे हैं। देखो हंस हंस के पढ़ लो भैया, हंस हंस के पढ़ लो, सभी चीजें याद हो जाएंगी। हाँ, लाइफ में और कुछ रखा नहीं है। अब पढ़ाई सबसे बेकार लगती है सभी को, हाँ, तो पढ़ाई सबसे बेकार लगती है, इसको देखो मजे से पढ़ोगे जाए ना तो वो अच्छे लगेंगे। कहने का मतलब ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। खराब हो रहा होगा तब भी, नहीं समझ में आ रहा तब भी कहना ऑल इज वेल, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। देखो यार, देखो क्या पढ़ाने जा रहा हूँ मैं तुम्हें, इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। देखो बेटा मेन चीजें, सॉलिड से सॉलिड में, लिक्विड टू लिक्विड, ये नो मीडियम। हाँ बेटा देखो 3 टॉपिक ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया मैंने, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ऊष्मा के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, और ये बीटेक के सिलेबस में रखा हुआ है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन किसे कहते हैं? देखो कंडक्शन का मतलब होता है चलन। जब कोई जब ऊष्मा किसी ठोस वस्तु में प्रदान की जाती है तो उस ठोस वस्तु से दूसरा अणु से जुड़ा होता है, तो अणुओं से वो ठोस अणु दूसरे अणु को अपना ऊष्मा देता है। उस ऊष्मा से ऊष्मा जैसे कि मान लेते हैं कि एक मेरे पास ये स्टील की एक या एल्युमिनियम की छड़ रखी है, एल्युमिनियम की छड़ का इस हिस्सा को हम गर्म कर रहे हैं, तो हमारी ऊष्मा यहाँ के अणु को दूसरे अणु को अपनी ऊष्मा प्रदान कर देगी।
फिर ये वाला अणु इस वाले को प्रदान करेगा, इधर प्रदान करेगा। इस तरह से पूरे क्षण में ऊष्मा बराबर इक्विवेलेंट रूप से ठोस में अणुओं का आदान प्रदान से ऊष्मा प्रवाहित होती है, ना कि अणु अपना स्थान बदल देता है। अणु अपना स्थान नहीं बदलता है, अणु अपनी ऊष्मा बगल वाले अणु को देता, बगल वाला अणु उसको तीसरे वाले को देता, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां, इस प्रकार से ऊष्मा का चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, ऊष्मा में ऊष्मा प्रवाहित होती है किसी ठोस में। सॉलिड टू सॉलिड में मैंने बोला, सॉलिड से सॉलिड में ये काम होता है। लिक्विड की बात नहीं किया मैंने, सॉलिड से सॉलिड की बात की है बेटा। बात समझ में आ रही है? कोई बुराई वाली बात। और एल्युमिनियम का एग्जाम्पल दे दिया। अच्छा भाई, कन्वेक्शन का मतलब होता है संवहन। जब ऊष्मा का प्रवाह द्रव में पानी के अंदर होने लगे, द्रव में होने लगे, तो आप जानते हैं कि जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी का निचला सिरा जब गर्म होता है तो गर्म होके हल्का होकर वो ऊपर की तरफ भाग आता है। तो पानी का निचला सिरा जब गर्म होके ऊपर की तरफ भागता है, सुनो बहुत मजा आ रहा होगा। पानी का सिरा, निचला सिरा गर्म होके हल्का होके ऊपर की तरफ जब भाग आता है बबल, तो जो ऊपर जो ठंडे सिरे थे वो भारी होने के कारण नीचे चले जाते हैं, फिर पुनः वो गर्म होके ऊपर चले आते हैं, फिर ये नीचे। तो ये क्या होता है? ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है? पूरा पानी थोड़े समय बाद गर्म हो जाता है, तो ये क्या होता है? ये प्रोसेस कहलाता है कन्वेक्शन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कन्वेक्शन प्रोसेस कहलाता है। नीचे के अणु पहले गर्म होकर ऊपर चले आते हैं, और जब ऊपर चले आते हैं तो वो जो अणु जो ऊपर थे वो भारी थे, वो नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार से संवहन विधि द्वारा ऊष्मा प्रवाह होता है। तो इसमें भी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो जल ये माध्यम हुआ। अच्छा, तो इसमें भी सॉलिड माध्यम की आवश्यकता पड़ी। अब आता है रेडिएशन। रेडिएशन में आता है विकिरण वो ऊर्जा होती है, वो ऊष्मा होती है जो किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे ब्रह्मांड में हमारा स्थिर है सूरज की ऊष्मा 9 × 8.8 मिनट 22 सेकेंड के अंदर हमारे पृथ्वी पर आ जाती है। उतने बड़े रेडिएशन एरिया जहाँ पर कितने जगह नॉन वैक्यूम है, ना कोई मीडियम है ना कुछ है, वो वहाँ से चली आ जाती है। तो इस प्रकार की ऊर्जा जो ब्रह्मांड में कहीं से भी प्राप्त होती है। ऊष्मा, आग जलाते हमको ऊष्मा मिलती है, तो विकिरण, तो हम माध्यम तो नहीं बने ना, हम और दोनों मिलकर माध्यम। यहाँ तो लिक्विड माध्यम बन रहे हैं ना, सॉलिड माध्यम बन रहे हैं ना। वहाँ पे माध्यम कहाँ है? हम इंसान हैं, आग ताप रहे हैं, तो हम दोनों टच में तो नहीं है ना, दोनों मिक्स होते हैं तो गर्म होते हैं। तो समझ में आता, बात समझ में आ रही कि नहीं? हम लोग दोनों मिक्सिंग नहीं है, तो नो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू इन अ रेडिएशन में कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन इससे पहले वालों में भाई दोनों में मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। बिना मीडियम के वो गर्म हो ही नहीं सकते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफर करते रहते हैं। तो ये भी गर्म हुआ, ये भी। तो यहाँ पे वाटर का एग्जांपल लिया, यहाँ पे एल्युमिनियम का एग्जांपल ले लो, और भी स्टील का एग्जांपल ले लो। उससे आप लोग इन तीनों बातों को अच्छे से क्लियर कर लोगे बेटा। कोई बुराई वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है? अच्छा, हाँ बेटा, तो देखोगे अब टॉपिक डालते हैं वाटर तुल्यांक, जल का तुल्यांक। तुल्यांक क्या होता है? तुल्यांक किसे कहते हैं? जल के वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है, EQU, ठीक है। इक्विवेलेंट किसे कहते हैं बेटा? पदार्थ जल का तुल्यांक बराबर MS होता है बेटा। और जल का तुल्यांक अगर हम बोले तो देखिए डिफिनेशन क्या कहती है जल के तुल्यांक का डिफिनेशन, ठीक है। किसी पदार्थ का जल का तुल्यांक पानी का वह मात्रा है जिसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है
जितने की पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है। यह जल का तुल्यांक होता है। तो किसी पदार्थ का जल तुल्यांक क्या है? किसी पदार्थ का जल तुल्यांक वह मात्रा है, मतलब किसी पदार्थ का जल तुल्यांक अगर ले रहे हैं तो किसी पदार्थ का जल तुल्यांक वह मात्रा है जिसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, जिसका तापमान हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी की पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। अगर मान लो बेटा, मान लेते हैं, माना पदार्थ का द्रव्य जो मात्रा है m ग्राम है तथा उसकी विशिष्ट ऊष्मा s है, तो उस पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होगी वो कितनी हो जाएगी? ms। ऊष्मा की मात्रा कितनी हो जाएगी? ms हो जाएगी। जल तुल्यांक के लिए वाटर का तुल्यांक की भार हो जाता है 418.6। ठीक है, वाटर के लिए। पानी के लिए कितना हो जाता है? ये 4186 जूल। ठीक है, तो डिफिनेशन समझ में आया होगा। जल तुल्यांक का बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन बताया बेटा। किसी पदार्थ का जल तुल्यांक, याद कर लीजिएगा, किसी पदार्थ का जल तुल्यांक वह मात्रा है जिसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी की ऊष्मा पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, और इसका मात्रक, पदार्थ का मात्रक है, अब जल तुल्यांक बराबर ms होता है। तो जल तुल्यांक वाटर इक्विवेलेंट बराबर ms ग्राम। वाटर इक्विवेलेंट बराबर ms ग्राम। ठीक है, अब अगर कोई इसमें कहता है 4.2 तो किलो जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब है बेटा ऊष्मा का आदान प्रदान। जल्दी से सीख लो। ऊष्मा का आदान प्रदान बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हो और बहुत ही लाजवाब है, इजी है यार। देखो मजा से पढ़ो। ऊष्मा का क्या है? आदान प्रदान। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऊष्मा का टॉपिक आदान प्रदान। क्या है आदान का मतलब ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। तो एक ऊष्मा है, एक सॉलिड को गर्म कर रहे हैं, एक दूसरा सॉलिड है। ठीक, तो दोनों सॉलिड को गर्म कर रहे हैं तो ठंडा, तो ms डेल्टा टी, Q बराबर ms डेल्टा टी फार्मूला है। Q बराबर ms डेल्टा टी, तो m1s1 डेल्टा टी। ठीक है, तो T लिखो या तो T1 लिख लो। m1s1 T1 Q1 के लिए। एक और है Q2 बराबर m2s2 T2। आदान प्रदान, जब ऊष्मा का आदान प्रदान, जब एक ऊष्मा को दूसरे ऊष्मा में मिलाया जाता है, गोला लपेटा जाता है, गर्म से ठंडे में, ठंडे से गर्म में, जब ऊष्मा का आदान प्रदान ठंडे से गर्म या गर्म से ठंडे में होता है तो उस अवस्था में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तो क्या होता है? Q1 उस समय हम मानते हैं Q1 बराबर किसके हो जाता है? Q2 के हो जाता है। और तब क्या हो जाता है? m1s1 T1 बराबर किसके होता है? m2s2 T2। ये ऊष्मा का आदान प्रदान का क्या है? ऊष्मा का कितना आदान प्रदान है उसके बारे में बताता है। कैलोरीमिति का सिद्धांत आता है बेटा। एक कैलोरीमिति साइंटिस्ट ने कैलोरीमिति थे, उन्होंने बताया कि ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा बराबर होती है। तो इसे हम कैलोरीमिति का सिद्धांत कहते हैं। जहाँ पर ली गई ऊष्मा और दी गई ऊष्मा बराबर होती है तो उसे हम कैलोरीमीटर के टेम्परेचर कहते हैं। इसको कैलोरीमिति ने अपने प्रिंसिपल से निकाला था कि अगर हम किसी बॉडी गर्म से हॉट बॉडी से ऊष्मा कूल बॉडी में जा रही है, गर्म से ऊष्मा ठंडी वस्तु में जा रही है, तो ऊष्मा का आदान से प्रदान होता है। तो एक समय एक ऐसा अवस्था आएगी जब साम्य अवस्था आ जाएगी। जब दोनों साम्य अवस्था का मतलब होता है दोनों का टेम्परेचर एक समान हो जाए, तो उस समय की स्थिति को साम्य अवस्था कहते हैं। तो मतलब कि Q बराबर m और s, तो ms
T1 जो टेम्परेचर है दोनों का बोथ ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल हो जाए तो इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कैलोरीमिति का प्रिंसिपल या सिद्धांत कहा जाता है। तो बताओ यार, कैलोरीमिति जी क्या कह दिए, कोई बड़ा तोप मार दिए हैं, कोई बड़ी प्रिंसिपल दे दिए क्या? क्या हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या? है सिंपल सा तो लॉजिक बताया उन्होंने कि Q बराबर MS डेल्टा T और T1 और T2 टेम्परेचर आर इक्वल, तो एक समय हॉट बॉडी टेम्परेचर इज इक्वल टू कूल बॉडी टेम्परेचर, गर्म वस्तु का तापमान बराबर ठंडी वस्तु का तापमान, जिसे हम कैलोरीमिति सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बोलो आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं है तो बता देना किनारे, ठीक है? कमेंट करना, लाइक करना, फिर ठीक है समझा देना बाद में। ओके, अच्छा भाई, गलन की गुप्त ऊष्मा नोट कर लीजिए, अगला टॉपिक आपके लिए आ रहा है, गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? ठीक है, लिख लीजिए, बताते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, फिर वाष्पन गुप्त ऊष्मा भी बताना पड़ेगा, है ना? तो लिखना तो पड़ेगा ही, लिखो गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन नहीं तो कहोगे सर लिखते ही नहीं है। गलन की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा जितना बोलते हैं उतना ही कॉपी में अगर नोट डाउन कर लोगे तो ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। जितना बोलते हैं उतना अगर नोट डाउन कर लोगे, ठीक है, रिपीट करके वीडियो लिख लोगे तो गारंटी के साथ इतना ज़्यादा हो जाएगा ना, कभी किसी को मजाक से एकदम आसान वे में तुम हीट पढ़ा रहे हो, एकदम चमाचम चमक रहा होगा वो, चमचम चमचम, समझे? पता बढ़िया है ना? और सब बढ़िया, ठीक। तो अब देखो क्या है गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो देखो बहुत आसान बात, क्या है, किसी पदार्थ को बिना ताप बदले ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री की बर्फ को 0 डिग्री पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी होती है। इस प्रकार 0 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में बदलने के लिए 80 कैलोरी की ऊष्मा जल से निकाली जाती है। गुप्त ऊष्मा की इकाई कैलोरी प्रति ग्राम होती है। बहुत बवाल है, हमारे लिए तो बहुत आसान है, आपके लिए बवाल है, आपको भी बता देते हैं है क्या चक्कर। देखो भाई, गलन की गुप्त ऊष्मा मैंने कल पढ़ाया था, वह ऊष्मा जिसमें हमको पता नहीं लगता है और बॉडी अपना स्टेट चेंज कर देती है, ठीक है? तो पहला चीज बॉडी अपना स्टेट चेंज करती है। तो देखो पहला चीज सुनो क्या कह रहा है, किसी पदार्थ के तापमान का, किसी पदार्थ को बिना ताप बदले ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है? तो किसी पदार्थ के ताप में बिना परिवर्तन किए ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदले, किसी पदार्थ का ये ताप में बिना परिवर्तन किए ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाने को ही गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी के लिए, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, धीरे धीरे उसको 0 डिग्री सेल्सियस से उसको पानी को पिघला के हम लोग लिक्विड बना ले, 0 डिग्री सेल्सियस से गला के जब हम पानी बनाते हैं वो भी ठंडा पानी रहता है, उसका भी सेल्सियस 80 डिग्री कैलोरी ऊष्मा निकाल लेते हैं उससे। तो वो 80 डिग्री कैलोरी ऊष्मा जब निकल जाता है तो वो द्रव में रहता है, लेकिन उसकी टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो बिना ताप बदले अगर हमने ऊष्मा निकालते हैं तो वो जो ऊष्मा होती है वो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, जो पानी के लिए 80 कैलोरी होती है, ठीक है? अब 80 कैलोरी पानी के लिए होती है और भाप के लिए बेटा ये देखिए 80 कैलोरी पानी के लिए हुई। अब और हम पढ़ेंगे बेटा इसी को भाप के लिए कितनी होगी, तो सुनिएगा। अब हमारे पास 80 कैलोरी, ठीक है, लिख लेना, वाटर के लिए 80 कैलोरी, ठीक है?
ठीक है, देख बेटा, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या क्या संदेश था? संदेश ये था कि किसी वस्तु का बिना ताप बदले, ठीक है, उसके ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने पर देने पर वो ठोसी था, और जब भी उसे ऊष्मा निकाल के और हम उसे ऊष्मा निकाल के उसको द्रव में बदल दे रहे हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से 0 डिग्री रहता है, लेकिन वहाँ पे जो एनर्जी निकलती है वो 80 जूल की एनर्जी निकाल के हम बैठ जाते हैं, वही गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। अब है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्प बनता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को कैसे समझेंगे? किसी द्रव को बिना तापमान बदले द्रव से वाष्प अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा द्रव की वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो भाई द्रव से गैस अवस्था में जा रही है, और द्रव से गैस अवस्था में जाने में जितना हमारा वो टाइम टेक करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 536 होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 536 कैलोरी, ठीक है, 536 कैलोरी होती है। ये वाटर के लिए है, 536 कैलोरी होती है। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है कि कहा किसी द्रव को बिना ताप बदले द्रव से भाप अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस द्रव की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, जिसे 1 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प में बदलने के लिए उसे 536 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः पानी के साथ वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम। इस प्रकार से 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम पानी को अवस्था में बदलने के लिए 536 कैलोरी ऊष्मा की मिलती है। तो देखो, पानी ठोस से द्रव बदला तो उसके लिए उसको 80 कैलोरी। अब द्रव से गैस स्टेट लाना है, तो द्रव से गैस में आने के लिए हमको अलग से 536 कैलोरी ऊष्मा हम अंदर ही अंदर दे देते हैं, जिससे हम इंडिविजुअल रहते हैं, जिसे हम जानते भी नहीं हैं, और हम इतनी ऊष्मा क्या कर सकते हैं का आदान प्रदान कर दिए रहते हैं। अच्छा बेटा, अब बेटा थर्मामीटर की बात हो जाए। थर्मामीटर किसे कहते हैं? तो थर्मामीटर जनरली फ़ारेनहाइट में होता है, और जो मनुष्य के ह्यूमन बीइंग के टेम्परेचर को मापने के काम में आता है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है, जिसे हम थर्मामीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें थर्मामीटर का सबसे प्रमुख भाग होता है पारा। पारा जो होता है लेड होता है, जो कि लिक्विड अवस्था में होता है। लेड की पारा किस अवस्था में होता है? आवाज आ जाए भाई। पारा धातु है, पारा एक धातु है, पीबी एक धातु है, लेकिन वो तरल अवस्था में है। एक्सेप्शनल कैसे धातुओं में तरल अवस्था में पारा पाया जाता है, जो कि थर्मामीटर के अंदर होता है। पारा के गुण क्या होते हैं देख लीजिएगा अच्छे से। नंबर 1, पारा कांच की ट्यूब में चिपका नहीं रहता है। पहला गुण है, कांच के ट्यूब में पारा चिपका नहीं रहता है। पारा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, बहुत ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। पारा शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। पारे के एक विशेष रंग के कारण इसे ट्यूब में आसानी से भरा जा सकता है, ठीक है। पारा ऊष्मा का अच्छा चालक है। पारा एक कोएफिशिएंट गुणांक है, एक समान अच्छा धारक है, और ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो पारा के बारे में, पारा की क्वालिटी थर्मामीटर जो जानते हैं, पारा के बारे में जाने। अब पारा का दोष बेटा देख लो, 2 पॉइंट है। पारे का फ्रीजिंग पॉइंट जो है -39 डिग्री सेंटीग्रेड है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड है, तथा नीचे तापमान इससे नहीं नापा जा सकता। -39 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान पारा से नहीं नापा जा सकता। पारे का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 357 डिग्री सेंटीग्रेड है। पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अतः इसे उच्चतम
भी इससे इससे उच्चतम नहीं नापा जा सकता। दो दोष पाए गए बेटा पारे में। एक तो इसका उच्चतम क्या नाम है, 3 वैल्यू, कितनी वैल्यू, उच्चतम वैल्यू कितनी है, नंबर 1 उच्चतम मान इसका है कि ये अधिकतम 357 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं नाप सकता है, 357 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं नाप सकता है, और बिलो -39 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं नापा जा सकता। ये दो इसकी विशेष वो हो गई। अब पारा गुणांक अच्छा चालक है, ये बताया। पारा एक तरल पदार्थ है जो चपकता नहीं है। ये सब इसके पारा के विशेष गुण थे। क्योंकि थर्मामीटर है तो भाई पारा भी इसमें बताया जाना जरूरी था। तो थर्मामीटर से आपको पारा के बारे में भी बता दिया गया। अब बताया जा रहा है ठोस का प्रसार। ठोस का प्रसार क्या होता है बेटा, वो सीख लेते हैं जल्दी से। और ये आपका ठोस का प्रसार जो है लास्ट टॉपिक बन रहा है, ठीक है, जिसको हम पढ़ के और बैंडअप करेंगे। ठोस का प्रसार, ठीक है। ठोस का प्रसार, अभी देखिए बहुत जल्दी कर देंगे बेटा। ठोस का क्या प्रसार होता है। ठोस है, माना किसी छड़ की लंबाई T1 ताप पर L1 है, ठीक है, और T2 ताप पर L2 है तथा है। छड़ की लंबाई में वृद्धि, देखो माना किसी छड़ की लंबाई, इसको देखो लिख लो, डेरिवेशन है ये। माना किसी छड़ की लंबाई L1 है, T1 ताप पर, और L2 है T2 ताप पर, ठीक है। T2 ताप पर तापांतर क्या हो जाएगा, ताप अंतर हो जाएगा L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 तापांतर हो जाएगा, ठीक है। तापांतर T2 माइनस T1, और फिर छड़ की लंबाई में वृद्धि, ठीक है। छड़ की लंबाई में वृद्धि, वो क्या होगा, वृद्धि जो होता है वो होगा L2 माइनस L1 होता है। तो देखो माना कि एक क्षण जिसकी लंबाई L1 है, T1 ताप पर, L2 है T2 ताप पर, तापांतर क्या होगा T2 माइनस T1, लंबाई, क्षण की लंबाई में वृद्धि, ठीक है, क्षण की लंबाई में वृद्धि L2 माइनस L1। 2 मिनट का डेरिवेशन है बेटा, बस 2 मिनट में तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ। मैं बहुत देर से पका रहा था, बस 2 मिनट में तुमको छोड़ रहा हूँ। पकाते पकाते बोर हो गए 2 मिनट में तुमको छोड़ रहा हूँ। टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आप समझ जाओगे। बहुत सारा डेरिवेशन है, लल्लू टप है। आप इसमें क्या करो, देखो मालूम है क्या होता है, जो लंबाई में वृद्धि है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो लंबाई में वृद्धि L2 माइनस L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लंबाई में वृद्धि जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है T2 माइनस T1 के, T2 माइनस T1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T2 माइनस T1 के। अच्छा, अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा अल्फा, ठीक है। L2 माइनस L1 और एक कांस्टेंट क्या आ गया, अल्फा। अल्फा एक कांस्टेंट आ गया, और ये हो गया T2 माइनस T1, जिसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अल्फा को क्या कहते हैं, अल्फा कहलाता है रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है किसी ठोस में, किसी ठोस के
रेखा में, ठीक है, रेखा में। अब देखो यहाँ पे आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन T2 माइनस T1, ज्यादा कर सकते हो तो डेल्टा L1 डेल्टा L अपॉन डेल्टा T अल्फा। ये बेटा यही प्रूफ है जो इसका रेखीय प्रसार गुणांक को बताता है और ये इसका डेरिवेशन है, ठीक है। तो देख लीजिएगा डेरिवेशन, कुछ छोड़ा नहीं है डेरिवेशन में। माना कि छड़ की लंबाई L1 है, ताप T1 है, L2 है, ताप T2 है, तापांतर T2 माइनस T1 होता है, ताप में से घटा दिया और वो आ गया, ठीक है। रेखीय प्रसार गुणांक ये हो गया और हमारे पास L2 माइनस L1 और T2 माइनस T1 डेरिवेशन ड्राइव हो गया, ठीक है। तो कैसी क्लास लगी आप लोगों को, प्लीज़ वीडियो पे आप अपना कमेंट लिखें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुँचे, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। देखिए आपका कमेंट ही हम लोगों को वो मिलता है और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे भी बच्चे उस चीज़ का लाभ उठा सकें जिस फील्ड में हो उसके में, किसी भी, सब छोटे से बड़े क्लास में हीट चैप्टर सभी में है, ठीक है, जिसे सब लोग पढ़ सकते हैं। और मैं हीट में कुछ भी छोड़ा नहीं है कि जो आपको मैं छोड़ के पढ़ाया हूँ, शुरू से पहले से तीसरे तक की वीडियो में कोई चीज़ छोड़ी नहीं है लेक्चर 3 में। और अब आपको मैं बता दूं कि अब अगर लेक्चर 4 बनेगा तो वो बनेगा, जब भी बनेगा तो वो लेक्चर 4 रहेगा, न्यूमेरिकल बेस रहेगा, ओनली टू ओनली न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे हीट पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो, थैंक यू।